हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी, ज़ोरों-शोरों से चल रही होगी। तो चलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। आपको पता है एटम में इलेक्ट्रॉन होता है और ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इसके बारे में जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो हमें मिलती है क्वांटम नंबर से। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्वांटम नंबर क्या है? तो आप उसको बता सकते हो क्वांटम नंबर क्या चीज़ है? क्वांटम नंबर वो है जो हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा अबाउट द इलेक्ट्रॉन। क्वांटम नंबर कितने होते हैं? तो होते हैं 4। कौन-कौन से हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे n से डिनोट करते हैं, दूसरा है एज़ीमुथल क्वांटम नंबर जिसे l से डिनोट करते हैं, तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसे m से डिनोट करते हैं, चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर जिसे s से डिनोट करते हैं। जो ये m होता है, m की इन्फॉर्मेशन हमें l से मिलती है और l की n से कैसे मिलती है वो आगे देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे n से डिनोट करते हैं, जिसके बारे में किसने बताया? बोहर ने बताया। ये क्या बताता है? ये शेल की जानकारी देता है जिसको हिंदी में कक्षा या कोश बोला जाता है। कैसे बताएगा? अगर n की वैल्यू 1 है तो शेल हमारी कौन-सी होगी? के शेल और अगर n की वैल्यू 2 है तो हमारी शेल होगी l एंड सो ऑन ऐसे-ऐसे चलता जाता है। ठीक है? ये दूसरा हमें क्या बताता है, ये शेल की एनर्जी बताता है, यानी कि शेल में क्या होता है इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बताता है और साथ में शेल की भी एनर्जी बताता है। कैसे? ये फॉर्मूला है, कितना? En का मतलब ये nth शेल की एनर्जी है या nth शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेज़ेंट है उसकी एनर्जी है। बोहर ने क्या बताया, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर वो जिस भी शेल में होता है उनकी एनर्जी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। वो मतलब ना डिक्रीज़ होती ना इंक्रीज़ होती, वो उसके न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन इतनी सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए जो मैंने अभी आपको बता दिया। तो En यानी कि nth शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी का फॉर्मूला है माइनस का 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये एनर्जी का यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि ये किसके प्रोपोर्शनल है, ये है जेड स्क्वायर बाई एन का स्क्वायर, लेकिन साथ में यहाँ पे माइनस साइन भी है, जिससे क्या होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना होके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। कैसे? ये देखते हैं। यहाँ देखिए आप, ये जेड यहाँ पे क्या है? एटॉमिक नंबर, एन है नंबर ऑफ शेल, कौन-सी शेल है? पहली शेल है, दूसरी शेल है। ईएन का मतलब ये देखिए, पहले एन की बात करते हैं। ये एन के यहाँ क्या दिख रहा है? माइनस का साइन है और साथ में क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखाई दे रहा है। लेकिन माइनस का साइन जब हटाएँगे तो क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, यानी कि जैसे-जैसे एन की संख्या बढ़ेगी, नंबर ऑफ शेल जैसे-जैसे इंक्रीज़ होगे, तो वैसे-वैसे क्या होगा? एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी। क्योंकि ये क्या होता है कम नेगेटिव होती जाती है, यानी कि वो बढ़ ही रही है। जैसे मान लो माइनस का 4 बढ़ा या माइनस का 3, अब बोलोगे माइनस का 3 ही बढ़ा है, तो वैसे वो कम नेगेटिव होती जाएगी और लास्ट में जाके इन्फिनिटी पे कितनी हो जाएगी? 0। जैसे यहाँ पे अगर n की वैल्यू n टेंड्स टू अगर इन्फिनिटी यहाँ रखेंगे इस वाली इक्वेशन में, तो e की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, यानी कि जो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन की होती है वो होती है 0 और जो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होता है वो होती है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है? वो जो इलेक्ट्रॉन है वो बाउंडेड है, वो ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता। और नेगेटिव एनर्जी ये बताती है कि वहाँ पे क्या है? स्टेबलाइजेशन है। जितनी कम एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी? स्टेबलाइजेशन होगी, यानी कि स्टेबिलिटी होगी। ये आप ध्यान रखना। तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी ऑफ E1 इज़ लेस देन E2 इज़ लेस देन E3 ठीक है। और साथ में ये क्या बताता है? ये हमें बताता है कि रेडियस ऑफ या फिर साइज़ ऑफ शेल भी बताता है। कैसे? ये एन शेल की रेडियस बता दो, वो कि इसका फ़ॉर्मूला है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई ज़ेड एंगस्ट्रोम। एंगस्ट्रोम का मतलब होता है 10 की पावर माइनस का 10 मीटर। यहाँ से आप सीधा देख सकते हो कि ये आर जो है, यानी कि जो रेडियस है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के स्क्वायर की, यानी कि जैसे-जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ेगी, वैसे-वैसे साइज़ ऑफ रेडियस क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये आप ध्यान रखना। यहाँ पर जो ये 0.529 है, ये देखिए, यहाँ पे ये जो 0.529 है, इसे बोला जाता है बोहर रेडियस। बोहर रेडियस। तो ये आप ध्यान रखना। ये वैसे मैंने आगे लिख दी है। ये साथ में हमें क्या बताता है, जो एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन उसकी भी जानकारी देता है। कैसे? जैसे-जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ेगी, यानी कि n की संख्या जैसे-जैसे बढ़ेगी तो L भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जो एंगुलर मोमेंटम होता है जिसे हिंदी में कोणीय संवेग भी बोला जाता है, जिसे J या L से डिनोट करते हैं, उसका फ़ॉर्मूला होता है mvr और वो बोहर के ही जो पोस्टुलेट होता है उससे आता है nh/2 पाई h/2 पाई को
एच कट भी बोला जाता है, ये आप ध्यान रखना। तो ये एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ जन यानी कि जैसे-जैसे एन की संख्या बढ़ेगी, वैसे-वैसे क्या होगा एल भी बढ़ेगा यानी कि एंगुलर मोमेंटम भी बढ़ेगा। यानी समरी में अगर आप देखें, तो ये हमें क्या बताता है एन? शेल के बारे में बताया, शेल कौन से है ये बताएगा, उसकी एनर्जी बताएगा। अगर शेल की बता रहा है तो ऑर्बिटल की भी बताएगा क्योंकि ऑर्बिटल भी कैसे एन उसके अंदर आता है ऑर्बिटल को जब हम रिप्रेज़ेंट करते हैं तो, ये आप ध्यान रखना। साइज़ बताएगा शेल का और ऑर्बिट का भी बताएगा, ऑर्बिटल का भी ये एंगुलर मोमेंटम की भी जानकारी देगा वो हमने देखा ही है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर कितने ऑर्बिटल होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो अलाउड ऑर्बिटल है, उस को मतलब अगर आपको कोई दे दे, अगर कोई पहली शेल है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे? आप बताओगे 1 का स्क्वायर यानी कि n का स्क्वायर। ये फ़ॉर्मूला आप ध्यान रखना। और कोई आपको पूछ ले तीसरी शेल है, तीसरी शेल यानी कि KLM यानी कोई दे दे आपको अगर MS शेल है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे? अलाउड ऑर्बिटल दे दे या मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल या ऑर्बिटल कितने होंगे? तो आप बताओगे 3 का स्क्वायर यानी कि 9 ऑर्बिटल होंगे और एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले तीसरी शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएँगे? तो वो आएँगे 2 इंटू n का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, 9 का डबल 18 यानी कि 18 होंगे। तो इसका फ़ॉर्मूला भी आप ध्यान रखना 2n का स्क्वायर, ठीक है? आगे चलते हैं। दूसरे क्वांटम नंबर की बात करते हैं जो कि है एज़ीमुथल क्वांटम नंबर या एल से डिनोट करते हैं। देखिए, पहला क्वांटम नंबर था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे एन से डिनोट करते थे। उसके बारे में किसने बताया? बोहर ने। दूसरा क्वांटम नंबर है एज़ीमुथल क्वांटम नंबर जिसे एल से डिनोट करते हैं। एज़ीमुथल क्वांटम नंबर को ही सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी बोला जाता है। उसके बारे में किसने बताया? सोमरफेल्ड ने बताया, तो ये आप ध्यान रखना। ये किसके बारे में बताएगा? जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो एन था वो बताता था शेल के बारे में, एजीमुथल क्वांटम नंबर या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर जिसे एल से डिनोट करते हैं वो किसके बारे में बताता है? सबशेल के बारे में। ये साथ में क्या बताएगा? ऑर्बिटल की ज्योमेट्री या फिर शेप के बारे में बताएगा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी शेप कैसे डिसाइड होगी, वो किससे पता चलेगा? एजीमुथल क्वांटम नंबर से। एक तो ये ध्यान रखना कि एल को क्या बोला जाता है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी बोला जाता है, साथ में सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी बोला जाता है। साथ में क्या होता है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल कैसे निकालोगे? अगर आपसे पूछ लिया एक सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो इसका फ़ॉर्मूला क्या है? ट्वाइस ऑफ 2l प्लस का 1 ये बताता है कि ऑर्बिटल कितने हैं एक सबशेल में और ऑर्बिटल का डबल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन तो अगर आपसे पूछ लिया जाए सबशेल में ऑर्बिटल कितने आते हैं? वो होगा 2l प्लस का 1 और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो वो होगा इसका डबल आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ 2l प्लस 1 और l का फ़ॉर्मूला होता है 0 टू n माइनस का 1 ये आप ध्यान रखना, जितनी वैल्यू n की होगी, उतनी ही वैल्यू l की होगी मतलब कि वैसे देखा जाए मतलब अगर मान लो l n की वैल्यू अगर 1 है, तो l की भी एक वैल्यू होगी, वो क्या होगी? 0 अगर n की वैल्यू ये देखिए, अगर n की वैल्यू अगर 2 है, तो l की वैल्यू 2 वैल्यू आएगी कौन-कौन सी? 0 और A का, ठीक है? और साथ में क्या है L ऑलवेज़ लेस देन N कैसे? यहाँ लिखा हुआ है ना N माइनस का 1 यानी उससे एक छोटा ही रहेगा। लेकिन साथ में एक 0 भी आ जाता है तो इसलिए नंबर ऑफ वैल्यूज़ तो सेम ही आ जाती है, N की जितनी होती है, ठीक है? ये आगे और अच्छे से देखते हैं इसको। अगर L की वैल्यू 0 है तो वो कौन-सी सबशेल होगी? S अगर 1 है तो P 2 है तो डी, 3 है तो एफ, 4 है तो जी और ऐसे-ऐसे चलता जाता है। इसकी शेप मैंने बताया एल क्या बताता है? शेप भी बताता है। तो शेप क्या होगी? एस की होती है स्फेरिकल, पी की होती है डम्बेला ये देखिए, ये स्फेरिकल होगी, ये होगी डम्बेल की तरह और ये जो होते हैं ना इसके साइड में इतना आधा हिस्सा इसे बोला जाता है लोब या बोलता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोला जाता है इसको, ठीक है? और जो डी होता है, डी की क्या होती है डबल डम्बल ये देखिए डी के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं। कैसे आया? डी की वैल्यू क्या है? एल के लिए 2 है और मैंने ऑर्बिटल का फ़ॉर्मूला बताया 2l प्लस का 1 तो 2 यहाँ रखोगे, 2 दूनी 4 प्लस 1 5 यानी डी के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन पूछता तो इसका डबल करते 10 आ जाता। अब इसमें 5 ऑर्बिटल है, 4 की तो शेप डबल डम्बल होती है और जो 5वाँ होता है उसकी होती है डेफिनेट होती है। ठीक है? तो ये आप ध्यान रखना। और जी और एफ इनकी होती है कॉम्प्लेक्स शेप बस ये आप इतना ही ध्यान रखो। अगर आपसे कोई ऐसे पूछ लिया जाए जो यहाँ पे ये एस, पी, डी और एफ है इसका मतलब क्या है? या इसकी फुल फॉर्म क्या है? ये असल में क्या चीज़ है? ये इसका मतलब होता है एस का मतलब होता है शार्प, पी का मतलब प्रिंसिपल, डी का मतलब डिफ्यूज़्ड
और एफ का मतलब फंडामेंटल। तो ये ध्यान रखना, एस मतलब शार्प, पी मतलब प्रिंसिपल, डी मतलब डिफ्यूज्ड, एफ का मतलब फंडामेंटल। ठीक है? अब ये देखिए जो मैं ऊपर आपको बता रहा था तो उसकी चीज़ आप ये यहाँ पे समझिए कि जो वैल्यू ऑफ एल होगी इज़ ऑलवेज़ लेस देन एन क्यों? क्योंकि मैंने बताया एल की वैल्यू क्या होती है 0 टू एन माइनस का 1 ये एन से हमेशा एक छोटा है इसलिए बताया कि ऑलवेज़ लेस देन एन। ठीक है? साथ में यानी कि क्या होगा एल कभी भी ना तो एन के इक्वल होगा ना एन से बड़ा होगा। अगर कहीं पे आपको दे दिया जाए कि ये इनमें से कौन से 4 क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है जिसके अंदर एन की वैल्यू दे दी 4 और एल की दे दी मान लो 5 तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि ये इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। और उसके अलावा अगर मान लो आपको ये दे दिया एन की वैल्यू 4 दे दी और एल की वैल्यू भी 4 दे दी, इन दोनों को इक्वल कर दिया तो ये भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ऐसे ऑप्शन आएँगे पेपर में कि ऐसे 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर दे देंगे और आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन-सा पॉसिबल नहीं है, तो आप बता पाओगे। फॉर गिवन वैल्यूज़ ऑफ एन, एल की कितनी वैल्यूज़ होगी? एन वैल्यूज़ होगी और वो होगी क्या एन वैल्यूज़? 0 होगी, 1 हो गया, 2 हो गया और लास्ट में ऐसे करते-करते एन माइनस का 1 ये टोटल वैल्यूज़ कितनी है? एन वैल्यूज़ ये आप ध्यान रखना। अगर जैसे n इज़ इक्वल टू 1 है, तो l की कितनी वैल्यूज़ होगी? a की वैल्यूज़ होगी और वो एक वैल्यू है क्या? 0 तो यानी n अगर इट्स इक्वल टू 1 है, तो l की कितनी वैल्यू होगी? a की वैल्यू होगी और वो एक वैल्यू है क्या? 0 0 के लिए मैंने बताया कौन-सा होता है सबशेल? ऐसा, तो ये बन गया हमारा ऑर्बिटल वो क्या बन जाएगा? 1 ऐसा, ठीक है? और देखते हैं अगर n की वैल्यू 2 है तो l की कितनी वैल्यूज़ होगी? 2 वैल्यूज़ होगी और वो 2 वैल्यूज़ है क्या? 0 और 1 n इज़ इक्वल टू 2 तो l की वैल्यू होगी 0 और 1 0 यानी s 1 यानी कि p तो वो ऑर्बिटल हमारे क्या बन गए 2s और 2p n इज़ इक्वल टू 3 तो l की कितनी वैल्यूज़ होगी? 3 वो 3 वैल्यूज़ है क्या? 0 1 और 2 n इज़ इक्वल टू 3 तो एल की वैल्यू होगी 0, 1 और 2 और उसके कोरेस्पोंडिंग हमारे वो सबशेल कौन-सी होगी? एस, पी और डी तो ये हमारे बन गई 3s, 3p और 3d। n इज़ इक्वल टू 4 करेंगे तो एल की कितनी वैल्यूज़ होगी? 4 होगी कि और वो वैल्यूज़ है क्या? 0, 1, 2 और 3 उसके कोरेस्पोंडिंग हमारी सबशेल क्या होगी? एस, पी, डी और एफ हो जाएगी और हमारी ये क्या बन जाएँगी 4s, 4p, 4d, 4f ठीक है? अब ये इम्पोर्टेंट है जो हमारा एनएस शेल होते हैं उसके नंबर ऑफ सब शेल यानी कि एल की कितनी वैल्यूज़ होगी एन यानी कि अगर पहली शेल है तो उसके अंदर कितनी सब शेल होगी 1 अगर कोई चौथी शेल है तो उसके अंदर कितनी सब शेल होगी 4 सब शेल होगी। कौन-कौन सी है? 4s, 4p, 4d और 4f जो यहाँ पे लिखी हुई है। ये क्या बताता है? ये सबशेल बताता है। मैंने गलती से ऊपर ऑर्बिटल बोल दिया तो आप वहाँ पे करेक्शन कर लेना। ये क्या होती है? सबशेल बता दिया, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है कि नंबर ऑफ सबशेल कितनी होगी? वो एनएस शेल में n ही होगी, ठीक है? और ये क्या बताता है? सबशेल। अब देखिए, आपको अगर ऑर्डर ऑफ एनर्जी पूछे, इन सब शेल की एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी? अगर एन कांस्टेंट रहता है, तो जैसे-जैसे एल बढ़ेगा, वैसे-वैसे एनर्जी भी बढ़ेगी। जैसे 4s की कम होती है, फिर 4p की, फिर 4d की, फिर 4f की यानी कि जैसे-जैसे एल की वैल्यू बढ़ेगी, एनर्जी भी क्या होगी? बढ़ेगी तो ये आप ध्यान रखना। और अगर एल कांस्टेंट है और एन बढ़ रहा है, तो जैसे-जैसे एन बढ़ेगा वैसे-वैसे भी एनर्जी भी बढ़ेगी जैसे 2p, 3p, 4p, 5p में 5p की क्या हो गई सबसे ज़्यादा एनर्जी। ये ऐसा क्यों होता है? ये देखिए एस की कम ये देखो 3s की कम फिर उससे ज़्यादा 4s फिर 5s फिर 6s ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंने बताया एनर्जी का फ़ॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या होता है माइनस का 13.6 इंटू ज़ेड स्क्वायर बाय एन का स्क्वायर इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम बताया था मैंने आपको, ठीक है? यहाँ देखिए माइनस का साइन है और साथ में एन स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल माइनस को एडजस्ट करेंगे तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा एन का स्क्वायर यानी कि जैसे-जैसे एन बढ़ेगा एनर्जी भी क्या होगी बढ़ेगी। इसीलिए ये वाला आया, ठीक है? उसके बाद में मैंने आपको बताया कि जैसे-जैसे एस, पी, डी, एफ यानी कि एल की वैल्यू बढ़ेगी वैसे-वैसे क्या होगा एनर्जी भी बढ़ेगी यानी कि एस की एनर्जी सबसे कम होती है फिर पी, फिर डी, ठीक है? ऐसे अब देखिए
जो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास में होगा वहाँ क्या होगा, ज़्यादा अट्रैक्शन होगी। जहाँ अट्रैक्शन होती है वहाँ क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है। और जहाँ ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है वहाँ एनर्जी क्या होती है, कम। यानी कि अगर इसकी एनर्जी कम है, यानी कि ये क्या है, न्यूक्लियस के ज़्यादा पास में है और ये न्यूक्लियस के ज़्यादा दूर है। तो ये भी आप यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है? अब आपसे ये पूछा जाएगा कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है, उसका फ़ॉर्मूला आप देखिए क्या होगा, अंडर रूट एल इंटू एल प्लस का 1 इंटू एच बाई टू पाई। जो एच बाई टू पाई होता है उसे क्या बोला जाता है, एच कट भी लिखा जाता है, ठीक है। अगर आपको दे दिया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालो, किसी का अगर मान लो आपको बोल दिया एस वाले का निकालो, तो कैसे निकालोगे, एस के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। अगर एस के लिए निकालना है तो एल की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो यहाँ पे एल की वैल्यू जीरो रखोगे और आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकल जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना। जैसे मैंने अब नीचे निकाल के भी दिखा रखा है। ये देखिए एल की वैल्यू अगर एस के लिए पूछेगा तो 0 रखोगे, पी के लिए 1 रखोगे, डी के लिए 2 रखोगे और अगर आपसे एफ का पूछ ले जाए तो आप 3 रखोगे। यहाँ फ़ॉर्मूलों में रखोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अगर आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालो या फिर एल की वैल्यू अगर आपको दे रखी है, तो सीधा अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूछा जाए तो फ़ॉर्मूले में रखना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? अब देखते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल कितने होंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? ऑर्बिटल के अंदर होते हैं, ठीक है? तो नंबर ऑफ पहले ऑर्बिटल देखते हैं, सबशेल में कितने होंगे? उसका फ़ॉर्मूला क्या है कि एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, उसका फ़ॉर्मूला है 2l प्लस का 1 और उसका अगर हम डबल कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल का फ़ॉर्मूला क्या है? ट्वाइस ऑफ 2l प्लस का 1 ठीक है? जैसे एल की वैल्यू अगर आपसे एस के लिए पूछ लिया जाए, एस सबशेल है, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो एस के लिए एल क्या होता है? 0, 0 यहाँ रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 वैसे आपको ध्यान रखना है, एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6 होते हैं, डी के अंदर 10 होती है, एफ के अंदर 14 होते हैं, ठीक है? तो देखिए, एस के नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं? 1, पी के अंदर कितने होते हैं? 3, डी के अंदर कितने होते हैं? 5 और इसमें कितने होते हैं? 7 और इसका डबल क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देंगे, ठीक है? तीसरा क्वांटम नंबर देखते हैं, वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसे एमएल से डिनोट करते हैं। इसको किसने बताया था? लैंडे ने दिया था इसको, ठीक है? ऑर्बिटल ये क्या बताएगा? ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन या ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन यानी कि अभिविन्यास के बारे में बताएगा, यानी कि ओरिएंटेशन किस प्रकार से है, कैसे बताएगा आगे देखते हैं। एम की वैल्यू होती है -L टू +L, तो ये नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी होगी इसकी फॉर एनी सबशेल। सबशेल का मतलब वो एल से डिनोट हो गया। सबशेल के अंदर नंबर ऑफ जो पॉसिबल वैल्यू ऑफ एम होगी वो कितनी होगी? ट्वाइस ऑफ एल प्लस का 1। ये नंबर ऑफ वैल्यूज़ और वैल्यूज़ होगी क्या? वो कहाँ से मिलेगी? -L टू +L, ठीक है? अब देखिए नोट देखते हैं। ऑर्बिटल ऑफ सेम सबशेल हैविंग इक्वल एनर्जी आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल। ये देखिए ऐसे जो ऑर्बिटल आपको दे रखे होंगे यानी कि ये क्या है? सेम ही सबशेल है, ठीक है? और इनकी एनर्जी क्या है? इक्वल है। ये क्या ये इतना बॉक्स क्या बताता है? ऑर्बिटल बताता है, ठीक है? ये जो सेम सबशेल के जिनकी एनर्जी सेम है, ऐसे ऑर्बिटल को क्या बोला जाता है? डीजेनरेट ऑर्बिटल। डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब है कि एनर्जी क्या है इनकी? सेम है, ठीक है? सबसे पहले देखते हैं अगर एल की वैल्यू 0 है तो वो कौन-सी सबशेल होगी? ऐसा। तो इसके लिए एम की वैल्यू यानी कि ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन कैसे मिलेगी? तो एम की वैल्यू देखेंगे पहले। एम की वैल्यू क्या होगी? -L टू प्लस का एल। तो 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाए? ए की वैल्यू आएगी 0 यानी कि एस सबशेल के अंदर एल की वैल्यू यानी कि 0 में एम की वैल्यू आई 0 यानी कि ए की ऑर्बिटल होगा। ये नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी आई है ए की? वो है क्या? 0 यानी कि इसकी ओरिएंटेशन 0 का मतलब है इसकी कोई ओरिएंटेशन मतलब इक्वली यानी कि यूनिफ़ॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। यूनिफ़ॉर्मली का मतलब वो हो गया अगर मान लो आप सेंटर से कहीं मर्ज़ी चल जाओ, वो आपको यूनिफ़ॉर्म ही मिलेगा। तो ऐसा क्या होगी शेप होगी स्फेरिकल। तो एस जो होता है ऑर्बिटल उसकी शेप क्या होगी? स्फेरिकल होगी। तो ये आप ध्यान रखना, क्या होगी? स्फेरिकल शेप हो। अब बात करते हैं L इज़ इक्वल टू 1 की। L इज़ इक्वल टू 1 का मतलब कौन-सी सबशेल है? P सबशेल है और M की वैल्यू कैसे होगी? -L टू प्लस का L। यहाँ 1 रखेंगे तो क्या आएगी? माइनस का 1, 0 और 1 यानी कि नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी आ गई? 3 और वो 3 वैल्यूज़ है क्या-क्या? माइनस का 1, 0 और 1 तो M का मतलब ये क्या है? ये 3 वैल्यूज़ है, इसका मतलब क्या है? P के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे?
3 ऑर्बिटल होंगे, वो 3 ऑर्बिटल क्या होते हैं? px, py और pz। अब ये माइनस का 1 किसकी वैल्यू होगी, 0 किसकी होगी, तो 1 किसकी होगी? तो बाय कन्वेंशन क्या है, जो pz होता है उसकी वैल्यू तो 0 ले ली और इन दोनों में से रैंडमली किसी को भी कोई भी वैल्यू मिल जाएगी, माइनस का 1 या 1 यानी अगर px की वैल्यू अगर माइनस का 1 है, तो इसकी क्या हो जाएगी? प्लस का 1 और अगर इसकी वैल्यू प्लस का लेंगे तो इसकी क्या हो जाएगी? माइनस का, ठीक है? तो ये आप ध्यान रखना। उसके बाद में बात करें L इज़ इक्वल टू 2 यानी कि D सब शेल की बात करें तो M की वैल्यू क्या आएगी? माइनस का 2, माइनस का 1, 0, प्लस का 1 और प्लस का 2 तो ये नंबर ऑफ ये कितनी वैल्यू आ गई? 5 आ गई। यानी D के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे? 5 ऑर्बिटल होंगे, ठीक है? वो कौन-कौन से हैं? dx, dy, dz स्क्वायर, dzx, dx स्क्वायर माइनस का y का स्क्वायर। देखिए बाय कन्वेंशन क्या है? dz का स्क्वायर की जो वैल्यू है वो तो M इज़ इक्वल टू 0 फिक्स है। लेकिन जहाँ पर x और y दोनों एक साथ में आ जाएँगे, जैसे xy आ गया या x स्क्वायर माइनस का y का स्क्वायर आएगा, इनकी वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। वो किसी एक की +2 हो जाएगी, किसकी माइनस का 2 वो रैंडमली हो जाएगा। और जहाँ पर उसके अलावा जो बचेंगे उनके लिए क्या आ जाएगा? जहाँ पे z आएगा वहाँ पे क्या आएगा? +1 या माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है? z स्क्वायर में 0 फिक्स है और जहाँ x, y दोनों साथ में आएँगे वहाँ पे क्या होगा? 2 आएगी। वो +2 भी हो सकती है, -2 भी और बाकियों की 1 हो जाएगी। ये देखिए, यहाँ पर कैसे है? ये एक्स और वाई दोनों साथ में आ गए, तो यहाँ पे क्या होगी? माइनस का 2 इन दोनों की क्या आई? एक्स और वाई दोनों साथ में, तो यहाँ पे क्या होगी? प्लस का 2 जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 0 इन दोनों की बाकी क्या होगी? 1 आ गया। एक की माइनस का 1 दूसरे की प्लस का 1। देखिए एक इम्पोर्टेंट नोट देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एन शेल वो कैसे आएँगे? वो हो गए n का स्क्वायर जैसे अगर आपको दे दिया तीसरी शेल है, उसके नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछ लिए तो 3 का स्क्वायर, वो कितने आ गए? 9 और अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पूछ लिया गया तो आप इसका क्या कर दोगे? डबल क्योंकि एक ऑर्बिटल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 मैक्सिमम वो किससे मिलता है? पालिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से, वो आगे देखेंगे। तो इसका डबल करेंगे कितना आ गया? 18 यानी ये क्या बताया? ऑर्बिटल बता रहा है और ये क्या बता रहा है? इलेक्ट्रॉन बता रहा है। ये वो ऑर्बिटल के लिए n का स्क्वायर और इसके लिए 2n का स्क्वायर, ठीक है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एलएस सबशेल तो देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? ऑर्बिटल के अंदर होते हैं। ऑर्बिटल शेल से कैसे निकालेंगे? ट्वाइस ऑफ 2l मतलब 2l प्लस का 1 ये क्या आ गया? ऑर्बिटल की संख्या आ गई और इसका डबल कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या। यानी कि हम कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एलएस सबशेल क्या होगा? 2 ट्वाइस ऑफ 2l प्लस का 1 और नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एलएस शेल के लिए क्या होगा? 2l प्लस का 1 ठीक है? ये मैंने पहले ही बता दिया। अब बात करते हैं एमएस यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर की बात करते हैं। इसको दिया किसने था? ये प्रपोज़ किया गया 1925 के अंदर। ये जो जिस चीज़ के भी मैं ये बता रहा हूँ ईयर ये तब बताया गया या इसको नोबेल प्राइज़ कब मिला, तो ये ईयर बहुत इम्पोर्टेंट आप ये ध्यान रखना। हो सकता है डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाए, हो सकता है आपको स्टेटमेंट में दे दे जहाँ पे आप क्या है कन्फ्यूज़ करोगे। जैसे 4 स्टेटमेंट दे दी, स्टेटमेंट के बीच के अंदर क्या है ईयर आपको दे रखा है। हो सकता है वो ईयर को ही चेंज करे, बाकी सारी स्टेटमेंट सही है, ईयर को चेंज कर दिया, 25 की जगह 24 दे दिया। आपको लगा आप फिर वहाँ पे क्या है उस क्वेश्चन को या तो छोड़ के आओगे अगर आपने नहीं पढ़ा, तो क्या है आप ईयर पे पूरा फ़ोकस करो। मैं तो वही जो इम्पोर्टेंट है ना सिर्फ़ वही बता रहा हूँ, ठीक है? अब ये देखिए एमएस यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर जिसको प्रपोज़ किसने किया? गोल्डस्मिथ और उलेनबेक ने किया। कब किया? 1925 के अंदर इसको मतलब प्रपोज़ किया गया कि भई ये ऐसा होना चाहिए एक और क्वांटम नंबर। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो 3 क्वांटम क्वांटम नंबर टोटल कितने हैं? 4 है। एन हो गया, एल हो गया, एम हो गया और एक है एस वाला। देखिए जो एल हो गया, एन हो गया, एम है, ये तीनों की तो जो वैल्यू है ना वो हमें स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन होते हैं उसके सॉल्यूशन से मिल जाती है। लेकिन जो ये चौथा वाला है ना ये वहाँ से नहीं मिलता। इसको बाद में प्रपोज़ किया गया कि एक और क्वांटम नंबर की हमें ज़रूरत है जो कि होना चाहिए। वो कैसे होना चाहिए वो आगे देखते हैं भाई क्यों इसकी ज़रूरत महसूस हुई लेकिन पहले एमएस के बारे में यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में थोड़ी-सी जानकारी देखते हैं। ये क्या बताता है? ये स्पिन बताता है इलेक्ट्रॉन की अबाउट इट्स ओन एक्सिस। जैसे पृथ्वी होती है जो वो सूर्य के चारों ओर भी घूमती है और अपनी अक्ष पे भी घूमती है, वैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर भी घूमता है और अपनी खुद की एक्सिस पे भी घूमता है। तो एमएस की वैल्यू क्या होगी देखिए, एमएस अगर यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज़ घूम रहा है तो उसकी वैल्यू होगी प्लस का 1/2 और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज़ है तो क्या होगी? माइनस का 1/2 तो ये ध्यान रखना आप।
ये देखिए इसको दिखाने का सिंबल क्या है, अगर ऊपर की तरफ ऐसे एरो है तो यानी कि +1/2 होगा इसकी स्पिन यानी कि क्लॉकवाइज़ होगी और अगर नीचे की तरफ ऐसे है एरो इसका मतलब है माइनस का 1/2 एमएस की वैल्यू है और स्पिन किस प्रकार की है एंटी क्लॉकवाइज़ ठीक है। देखिए आपसे ये पूछा जाए कि जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो निकालो आप किसके लिए? जैसे आपको कोई भी दे दिया जाएगा, कोई भी एलिमेंट का कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा, ठीक है? तो उसका फ़ॉर्मूला आपको ध्यान रखना है अंडर रूट एस इंटू एस प्लस का 1 इंटू एच का टी। ये आप ध्यान रखिए जैसे वो ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम का था वैसे इसका बस एल की जगह क्या आ गया एस आ गया। यहाँ पे एस की वैल्यू क्या है? वहाँ पे तो एल की डायरेक्टली वैल्यू आपको पता थी एस के लिए 0 होती है, पी के लिए 1 होती है, डी के लिए 2 होती है। यहाँ पे एस की वैल्यू क्या निकलेगी? हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं अनपेड इलेक्ट्रॉन पहले आप देखोगे इसमें कितने हैं, उसका हाफ करोगे तो वहाँ से आपको क्या मिलेगी? एस की वैल्यू मिलेगी। उसको यहाँ फ़ॉर्मूले में आप पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको पता होना चाहिए अगर बाय चांस पेपर में पूछ ले जाए तो आपको आना चाहिए। उसके बाद में देखते हैं, देखिए पूरा एक समरी में ही देख लेते हैं इसको। देखिए, शेल की मैंने आपको बताया शेल या फिर उसी को क्या बोला जाता है ऑर्बिटा। जो रदरफोर्ड था उसने क्या बोला ये क्या है ऑर्बिट है। ऑर्बिट की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी? एन की वैल्यू से मिलेगी। तो एन जैसे ऑर्बिट होगा के, एल, एम, एन या फिर शेल होगी के, एल, एम, एन वो कैसे होगी? एन की वैल्यू पे डिसाइड करेगी। अगर एन इज़ इक्वल टू 1 है तो क्या होगा? के होगी शेल अगर 2 है तो यानी कि एल शेल होगी, 3 है यानी कि एम शेल होगी, 4 है तो एन शेल होगी अब देखिए जो शेल होती है या जिसको ऑर्बिट बोला रदरफोर्ड ने, यानी कि शेल के अंदर क्या होता है? सब शेल होती है, ठीक है? जिसको डिनोट किससे करते हैं? एल से तो सब शेल कौन-कौन सी होगी? एस होगी, पी होगी, डी होगी, एफ होगी और क्या होगी? जी वाली होगी ठीक है? अब ये देखिए एस का शेप भी देख लेते हैं यहाँ पे, ये होता है स्फेरिकल होती है, ये होती है डंबल, ये होती है डबल डंबल, चा देखो डी में ऑर्बिटल ऑर्बिटल होती है 5 उसके अंदर 4 की तो शेप क्या होती है? डबल डंबल और जो 5वाँ होता है उसकी होती है डफनेट ठीक है? और जी और एफ इनकी होती है कॉम्प्लेक्स शेप अब देखिए जो सबशेल पहले शेल होगी, शेल में सबशेल होगी, सबशेल के अंदर क्या होगा? ऑर्बिटल होंगे अब देखिए एस के अंदर कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते हैं? 1 इसके अंदर कितने होते हैं? 3 डी में 5 एफ में 7 होते हैं और ऑर्बिटल को दिखाने का तरीका क्या है? ऐसे डब्बा-सा बना देते हैं, ठीक है? अब देखिए ऑर्बिटल के अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन, वो हमने देखा ही है अभी इलेक्ट्रॉन होंगे, वो क्या होंगे? ऑर्बिटल की संख्या का डबल होंगे। जैसे 1 ऑर्बिटल होता है एस के अंदर, उसका डबल की यानी कि 2 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएँगे 1 के अंदर, इसके अंदर क्या आएँगे? 6 आएँगे, इसमें 10, इसमें 14 ये आप ध्यान रखना। अब देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल कितने होंगे? 2 लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल कितने होंगे? 2n का स्क्वायर क्यों? देखो ये तो मैंने अभी बताया कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने आएँगे? 2 आएँगे। ये किसने बताया? पालिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने बताया। लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल के अंदर कैसे आए? देखिए शेल के अंदर यानी कि शेल यानी कि n की वैल्यू n के अंदर ऑर्बिटल कितने होंगे? n का स्क्वायर। जैसे मैंने बताया कि तीसरी शेल होगी यानी कि मान लो एमएस शेल है, तो उसके अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे? वो होंगे n का स्क्वायर या मतलब 3 का स्क्वायर 9 आ गया। फिर इसका डबल कर देंगे तो वो क्या बता देगा इसमें इलेक्ट्रॉन कितने? यहाँ से ये फ़ॉर्मूला बना, ठीक है? ये देख लीजिए, इसको एक समरी के रूप में देख लेते हैं। n की वैल्यू होगी 1, 2, 3, 4 नंबर ऑफ नेम ऑफ शेल क्या आएगी? के, एल, एम, एन और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए फ़ॉर्मूला होता है 2n का स्क्वायर। वो किस प्रकार से होगा वो यहाँ देखते हैं यहाँ पे फिल किए हुए, ठीक है? देखिए n इज़ इक्वल टू 1 के लिए यानी कि k शेल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आएँगे? 2 इंटू 1 का स्क्वायर यानी कि 2 आगे। 2 किस प्रकार से फिल होंगे? 1s 2 ठीक है? फिर दूसरा आ गया, वैसे ही तीसरा आ जाएगा। पहले तीसरे वाले का देख लेते हैं, दूसरा तो सिंपल ही है। तीसरे के लिए क्या होगा यानी कि एमएस शेल है, उसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फ़ॉर्मूला है ट्वाइस ऑफ एन का स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ पे एन की जगह क्या रखेंगे? 3 रखेंगे, तो वो आ जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि तीसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 18 और वो कैसे फिल होंगे? तीसरी के यानी कि एन की वैल्यू क्या होगी? 3 और यहाँ पे आएगा एस, पी, डी आ जाएगा। 3 देखिए एस के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1 ही होता है और 1 के अंदर कितने 2 इलेक्ट्रॉन आएँगे, तो यहाँ पे 2 आ गए। पी के अंदर कितने होते हैं ऑर्बिटल? 3 होते हैं। 3 के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएँगे? 6 आ जाएँगे, तो यहाँ पे 6 आ गए। डी के अंदर ऑर्बिटल होते हैं 5 और 5 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएँगे? 10 तो यहाँ पे फुल फिल हो गए सारे 2 + 6 8, 8 और 10 18 ठीक है? ये हो गए। वैसे ये 4th हो जाएगा, ठीक है?
अब देखते हैं ऑर्बिटल जो हमारा था उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, जैसे आपने ऊपर यहाँ पे देखा। उसकी रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या है, एन आएगा यहाँ पे, फिर एल, ऊपर आएगा एस और नीचे आएगा एम। यहाँ पे एन हो गया शेल, जैसे अगर तीसरी शेल है तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया। एल का मतलब सबशेल, सबशेल यहाँ पे आ गया जैसे पी, ये आ गया, एस की वैल्यू आ गई 1 1 का मतलब हो गया यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक्स का मतलब हो गया एम, एम ये क्या बताएगा और कौन से मतलब जैसे एक्स है, पी एक्स के अंदर जैसे पी एक्स है या पी वाई है या पी जेड है, यहाँ पे ये एक्स को बता दिया, ठीक है। वैसे यहाँ और ये भी आप ध्यान रखना, स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2s प्लस का 1। स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर आपसे पूछ ली जाए तो ये, ठीक है, ये आप बता सकते हो। तो अब ये देखते हैं, जैसे अगर आपको सीधा दे दिया जाए और इससे पूछा जाए कि क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, तो आप बता सकते हो यहाँ पे क्या आता है एन, इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या है, एन एल, ऊपर एस और यहाँ पे एम। तो यानी एन की वैल्यू कितनी आ गई, 3 एल यानी कि पी, पी के लिए क्या होता है एल, 1 आ गया। एम की वैल्यू पी से क्या निकल जाएगी, -1 0 और 1, लेकिन यहाँ पे एक्स दे रखा है तो एक्स का यानी कि क्या होगा, +1 या -1 ही होगा। और एक ही इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन आप पॉजिटिव लेके चलेंगे, प्लस का हाफ आ गया। वैसे अब दूसरा देखते हैं, ये डी वाला, डी क्या है, 4d1 जेड का स्क्वायर, ठीक है। तो यानी एन की वैल्यू आ गई 4, डी के लिए एल की वैल्यू 2 आ गई और जेड स्क्वायर के लिए क्या होता है, एम 0 होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हमने ले लिया प्लस का हाफ, ठीक है। अब जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दे, सभी ऑल क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालो लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, सोडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए ऑल क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालो, तो पहले सोडियम के आपको पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर कितना है, 11। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 1s2 2s2 2p6 3s1 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे है वो आगे देखते हैं। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका तरीका क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s1 तो लास्ट वाला कौन सा आ गया, 3s1, तो इसके लिए बतानी है। यहाँ पे n क्या है, 3 आ गया। एस के लिए एल की वैल्यू 0 और एस के लिए एम की वैल्यू भी एक ही होती है, 0 यानी कि स्फेरिकल शेप ठीक है। और एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए क्या आ गया, प्लस का हाफ एस की वैल्यू, ठीक है। अब देखो अगर कोई आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, ये इंपॉर्टेंट है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन ऑफ एन हैव m इज़ इक्वल टू 0 तो पहले आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए इसके लिए। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगी। यहाँ पे m की वैल्यू 0 किसके लिए होती है? देखिए s के लिए तो n m की वैल्यू 0 होती है, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, प्लस यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ से 2 आ गए, यहाँ से 2 आ गए और यहाँ से 1 आ गया, ठीक है। अब p के अंदर क्या होता है? एक होता है पी एक्स होता है, पी वाई होता है, पी जेड होता है। इनमें इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस का 1 होती है और जेड के लिए क्या होता है, 0 यानी जेड वाले के अंदर कितने होंगे इलेक्ट्रॉन, 2 होंगे, तो 2 वहाँ से आ जाएंगे, 2 2 4 2 6 और 1 7 यानी टोटल कितने आ गए, 7, ठीक है। कितने आ गए, 7 आ गए। 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एन के अंदर जिनके लिए एम की वैल्यू 0 है, तो ये आपको ऐसे निकालना है पेपर में। अगला क्वेश्चन देखिए, ये फिफ्थ क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछ रहा है या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहता है, अब बता दो। अगर n प्लस एल इज इक्वल टू 7 दे रखा है आपको, तो ये आप कैसे करोगे? आपको पता है n प्लस एल 7 दे रखा है, दोनों का सम 7 हो सकता है, तो n मान लो 7 हुआ वो 0 हो गया, इन दोनों का सम भी 7 हुआ, या 6 प्लस 1 7 हो सकता है, 5 प्लस 2 4 प्लस 3 या फिर 3 प्लस 4 भी हो सकता है, 2 प्लस 5 1 प्लस 6 या 0 प्लस 7 भी हो सकता है। अब ये देखिए जो नीचे वाली है ना 3 प्लस 4 और ये जो नीचे वाले जितने भी ये सारे हैं, इसके अंदर क्या दिक्कत आ रही है कि जो L है ना वो N से हमेशा छोटा रहना चाहिए, ये हमारी कंडीशन है। लेकिन यहाँ पे क्या है L बड़ा हो रहा है, इसलिए इन सारों को क्या कर देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर वाले ही आएँगे और जैसे ही L की वैल्यू यहाँ पे 0 आई तो यानी S हो गया, 1 आई तो यानी P हो गया, 2 आई तो D हो गया, 3 आई तो F हो गया। तो इनके अंदर ऑर्बिटल कितने होते हैं? 1 3 5 7 तो कितने आ गए टोटल ऑर्बिटल? 16 आ गया और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे इसके डबल यानी कि 32 आ गया। अब ये देखिए ये वैसे लॉन्ग कट है, ठीक है, अपने को पेपर में नहीं करना है, शॉर्टकट कैसे करना है वो अगले क्वेश्चन में देखते हैं। जैसे आपको दे दिया कि n प्लस एल इज इक्वल टू 5 है, ठीक है, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताओ और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बताओ तो आपको ये पता चल गया ये है। अब आपको पता है एल की वैल्यू क्या होती है, n माइनस का 1 नहीं होती है, 0 टू n माइनस का 1, तो यहाँ पे n माइनस का 1 पुट करनी है आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे n माइनस का 1 पुट करोगे, क्या आ गया 2n इज इक्वल टू ये उधर जाएगा 6 हो गया और n की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, यानी n की वैल्यू 3 आ गई। अब ऑर्बिटल के लिए आपको पता है n से कैसे निकालेंगे, n का स्क्वायर करना है, इलेक्ट्रॉन 2n का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया n का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर करेंगे 2n का स्क्वायर क्या आएगा
18 ठीक है? तो ये आपके दोनों निकल गए, ऑर्बिटल भी निकल गया और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी। हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने अभी-अभी पढ़ा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स हाँ, तो उसके लिए क्या है रूल है, जैसे अफ़्बा रूल क्या कहता है, अफ़्बा का मतलब यहाँ पे क्या है, ये क्या है कि जर्मन वर्ड है, ये जो-जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, वो सारी की सारी इम्पोर्टेंट है, इनको इग्नोर मत करना। ये है जर्मन वर्ड है जिसके अंदर अफ़्बा का मतलब क्या होता है, बिल्डिंग अप या फिर बनाना, टू फ़ॉर्म ठीक है? ये बिल्डिंग अप ध्यान रखना आप। ये रूल क्या कहता है अकॉर्डिंग टू दिस रूल इलेक्ट्रॉन आर फील्ड इन ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, यानी कि पहले सबसे कम जिसमें एनर्जी है उसको भरो, फिर उसके बाद में ज़्यादा है उसमें फिर ऐसे-ऐसे करके बने, यानी कि लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स आर फील्ड फर्स्ट एंड सो ऑन, ठीक है? और ये ऑर्डर ऑफ एनर्जी इनका किस प्रकार से है 1s 2s 2p 3s 3p फिर 4s 3d 4p फिर 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5s 6D और 7P ये किस प्रकार से आपको याद रखनी है? देखो यहाँ से यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। 1S 2S फिर 2P 3S 3P ठीक है? उसके बाद में आपको ध्यान रखना है ये 4S 3D 4P ये तो ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको इसको अंडरलाइन करना है। उसके बाद में क्या आएगा 4 की जगह यहाँ लिख दो 5 और 3 की जगह यहाँ पे 1-1 बढ़ा के लिखना है 4 की जगह 5 और यहाँ पे आ गया 6 फिर ये 5 आ गया ये 7 ये 1-1 बढ़ चेंगे लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है कि 6s के बाद में क्या आएगा 4f आएगा, ठीक है? उसके बाद में इनके अंदर एक-एक ऐड कर दो तो ये आपको याद हो जाएँगे आसानी से। अब ये देखो इसको याद करने का तरीका क्या है? पहले आप ऐसे लिख लो 1s, 2s, 3s, 4s ठीक है? ये लिख लो और ऐसे लाइन के अंदर ऐसे सीधी एक लाइन में ऐसे लिख लो। वैसे ही दूसरी वाली लाइन से 2p स्टार्ट करना है फिर आगे एक-एक बढ़ाते जाओ और नीचे लिख लो। तीसरी वाली लाइन से 3d स्टार्ट करना है और ऐसे लिख लो और फिर 4f स्टार्ट करना है चौथी लाइन से और ऐसे लिख लो। फिर इसको लिखते वक़्त कैसे आपको ध्यान रखना है, एरो का ध्यान रखना है, जैसे ये एरो जा रही है ना, ये यहाँ से ऐसे गई, पहले 1s आ गया, फिर ये घूम के वापस यहाँ पे आएगी, फिर 2s आ गया, फिर घूम के वापस स्टार्टिंग से जाएगी, तो 2p 3s आ गया। ऐसे-ऐसे करके ये ऐसे-ऐसे साम सीढ़ी की तरह ऐसे होता है ना, साँप की तरह ऐसा-ऐसा बन जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे करके आप ये याद रख सकते हो। वैसे तो 3-4 बारी आप लिखोगे, आपको वैसे ही याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं आप। जैसे हाइड्रोजन की सभी को ही पता है 1s1 होगी, हीलियम की 1s2 हो जाएगी या लिथियम की 1s2 2s1 हो जाएगी। उसके क्योंकि यहाँ पे क्या है मैक्सिमम s के अंदर कितने आ सकते हैं, 2 ही आ सकते हैं s ऑर्बिटल के अंदर इसलिए यहाँ पे 2 ही आया। उसके बाद में ऐसे चलता जाएगा और लास्ट में ये आ गया फ्लोरीन का देख लेते हैं। इसके अंदर क्या है p वाला आ गया, p वाला ऐड होने लगेगा और p के अंदर मैक्सिमम कितने आते हैं 6 आते हैं। तो इसमें 5 आएगी, उससे अगले वाला देखते हैं नियॉन है, नियॉन के अंदर कितने आ गए? इसमें भी कितने आ गए 6 आ गए, ये पूरा फिल हो गया। तो ये नियॉन वाला हो गया, ये क्या है मतलब नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन है, इसका आप आगे यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे अब देखिए आप। जैसे ये आया सोडियम है, सोडियम का आपको पता है 11 होता है, तो या तो आप इसको पूरा एक्सपेंड करके लिखो या फिर क्या है, ये तो पूरी नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन है, कौन-सी नोबल गैस? नियॉन की तो इतना सारा नियॉन लिख दो और ये बाकी ये हो जाएगा, ठीक है? आपको बस ये खाली पता होना चाहिए क्योंकि पेपर में कोई आपसे लिखवा के नहीं देखना, बस आपको कहीं पे यूज़ हो गया वहाँ पे थोड़ा बहुत है, ये बाकी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आर्गन की आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होती है, इसका आप यूज़ कैसे करोगे? जैसे पोटेशियम 19 होता है तो 18 तक तो आर्गन की आ गई, आगे 4s1 आ गया। ऐसे चलता जाएगा। वैसे ये स्कैंडियम का आ गया, टाइटेनियम आ गया। अब देखिए इसके जो एक्सेप्शन है ना पहले आप वही देखते हैं। जैसे एक्सेप्शन हो गया ये क्रोमियम वाला और एक है कॉपर वाला। अब देखिए होना क्या चाहिए यहाँ पे 4s2 पहले भरना चाहिए, उसके बाद में 3d4 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये चेंज क्यों होता है? क्योंकि ये क्या हो गया 3d5 का मतलब 3d के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो इसके अंदर देखिए सारे के सारे हाफ फिल हो गया। तो इससे क्या होगा जो हाफ फिल होते हैं, जो क्या होता है फुल्ली फिल्ड होते हैं, इनकी स्टेबिलिटी क्या है थोड़ी-सी ज़्यादा होती है। ये क्यों होती है? तो वहाँ पे वो ना आप आगे पॉइंट्स के अंदर देखेंगे कि इनके अंदर एक्सचेंज एनर्जी का जो फैक्टर होता है वो काम करता है, सिमेट्री होगी, तो इसके कारण काफ़ी सारे फैक्टर हैं, तो आप आगे देखेंगे। लेकिन अब तक आप ये ध्यान रखना अभी फ़िलहाल कि जो हाफ फिल्ड होते हैं और जो फुल्ली फिल्ड होते हैं, इनकी स्टेबिलिटी थोड़ी-सी ज़्यादा होती है। तो अगर कोई कहीं पे ऐसे है जहाँ पे स्टेबिलिटी गेन हो रही है, स्टेबिलिटी गेन करना ही तो मेन मोटिव है। तो इसी के लिए अपने को ध्यान रखना है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन वाली अपने को ध्यान रखनी है। तो आपको और कोई नहीं, एक तो देखिए क्रोमियम वाली ध्यान रख लेना कि इसके अंदर 4s2 और 3d4 ना होके 4s1 और 3d5 होता है और एक कॉपर की ध्यान रख लेना। कॉपर में भी यहाँ पे क्या होता है 3d10 हो जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या है फुल्ली फ़िल्ड आ गया,
ठीक है? तो ये 2 इम्पोर्टेंट है, ये दोनों या बहुत इम्पोर्टेंट आप ध्यान रखना, ठीक है? बाकी तो सारे क्या है सिंपल ही है। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है जो आप मतलब कन्फ्यूज़ करते होगे कि कर्नल क्या होता है, कोर क्या होता है और वैलेंस शेल क्या होता है। अब देखिए जैसे सोडियम का एग्ज़ाम्पल ले लो 11 है, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, तो जो आउटर मोस्ट वाला होता है यानी कि जिसके लिए n मैक्सिमम होता है, वो वाला जो होता है उसे बोलता है अल्टीमेट शेल बोला जाता है या वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल बोला जाता है। उससे एक जो कम वाला होता है उसे बोला जाता है पेन अल्टीमेट शेल या कोर बोला जाता है उसको वहाँ। और जो उससे एक और कम होता है यानी n माइनस का 2 वाली जो होती है शेल वाले जितने भी होते हैं, उसे बोला जाता है प्री पेन अल्टीमेटा और n के अलावा जो भी बचता है उस सारे को क्या बोलता है कर्नल। ये आप ध्यान रखना। यानी हम कह सकते हैं आउटर मोस्ट या वैलेंस या अल्टीमेट शेल कौन-सी होती है nth कोर या पेनल्टीमेट कौन-सी होती है n-1 और प्री पेनल्टीमेट कौन-सी होती है n का 2 और ये जो कर्नल होता है ये क्या होता है? वो सारे में से वैलेंस शेल को घटा दोगे तो क्या बचेगा? कर्नल बचेगा। अब ये देखिए वैलेंस शेल जिसे संयोजी कोश भी बोला जाता है उसमें प्रेज़ेंट अगर आप सभी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें यानी कि nth शेल के अंदर जो हाईएस्ट मैक्सिमम n है उसके सारे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे तो जो लास्ट में चार्ज बचेगा उसे बोला जाता है कोर चार्ज। ये ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बोहर-बुरी रूल या फिर n+l रूल ये ध्यान रखना। अगर आपको एनर्जी निकालनी है ऑर्बिटल की किसकी ज़्यादा है तो आपको ध्यान रखना है जिसके लिए n+l कम होगा उसकी एनर्जी क्या होगी कम यानी कि हमें पहले किस अल्फा रूल क्या कहते हैं सबसे पहले किसके अंदर भरेंगे आप इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम कि जिसके लिए लोअर एनर्जी होगी उसके अंदर सबसे पहले भरेंगे तो लोअर एनर्जी कहता है किसकी होगी जिसके लिए n+l छोटा होगा ये क्या है बोर-बुरी रूल। अब इसका यूज़ देखिए आप जैसे इफ n+l इज़ सेम फॉर 2 सबशेल और वो सेम आ गया n+l की वैल्यू तो वहाँ पे ये कहता है इलेक्ट्रॉन किसमें सबसे पहले जाएगा जिसके लिए n छोटा है, ठीक है? अब इसका यूज़ देखिए किस प्रकार से जैसे एनर्जी निकालनी है। अब ये 1s की पता है आपको 2s इसकी पता है लेकिन कन्फ्यूज़न कहाँ पे आता है 4s और 3d कि भई पहले तो 3 वाला आना चाहिए फिर 4 लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि n+l रूल के हिसाब से देखिए 4s की वैल्यू आती है n+l 4 और 3d के लिए आती है 5 इसलिए जिसके लिए कम है उसमें सबसे पहले जाता है इसलिए 4s में कम पहले जाता है। ये इसका कारण क्या है बोर-बुरी रूल, ठीक है? उसके बाद में ये देखते हैं इम्पोर्टेंट रूल है पालीज़ एक्सक्लूज़न प्रिंसिपल ये किसने दिया? ये ऑस्ट्रिया के एक वैज्ञानिक थे वोल्फगैंग पालिया उन्होंने दिया 1926 में दिया। उन्होंने क्या कहा कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 और उनका स्पिन क्या होगा अपोज़िट होगा। यानी हम कह सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं ना एक ऑर्बिटल के उनके लिए सभी क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते क्योंकि कोई भी 2 हो गए ना अगर एक ही एलिमेंट के है, अगर वो इलेक्ट्रॉन है, तो उनके लिए सभी के सभी क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं होगी, ये ध्यान रखना। जैसे ये देखिए, ये 1s हो गया और ये 2s हो गया, इनके इलेक्ट्रॉन की देखो, इनके लिए n की वैल्यू है देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इनके लिए n की वैल्यू सेम होगी, चलो कोई दिक्कत नहीं है। l की वैल्यू सेम होगी, कोई दिक्कत नहीं है। m की वैल्यू सेम है, लेकिन s की तो डिफरेंट होनी पड़ेगी क्योंकि सभी के सभी क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। वैसे ये 2s का एग्ज़ाम्पल है। एक और रूल आता है हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी यानी कि ये कह रहा है कि जब पेयरिंग करोगे ना आप इलेक्ट्रॉन के जैसे यहाँ पे ये पेयरिंग होगी तो कहता है पेयरिंग करने से पहले ये देख लो कि सारे के सारे जो ऑर्बिटल है ना वो सारे फुल्ली ऑक्यूप मतलब वो उनमें एक सिंगली ऑक्यूपाइड होने जरूरी है पहले यहाँ उसके बिना आप नहीं कर सकते जैसे यहाँ पे इसने पहले सिंगली ऑक्यूपाइड है नहीं और यहाँ पे इसने पेयरिंग कर दी तो ये तरीका गलत है और ये सही है। अब ये देखो यही तो ये कह रहा है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल ऑफ सेम सबशेल विल नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल इज सिंगली ऑक्यूपाइड पहले सभी में सिंगल सिंगल भरो उसके बाद में पेयरिंग स्टार्ट करो, ठीक है? अब ये देखिए बोरोन की बात करते हैं बोरोन में ये रूल लागू हो ही नहीं रहा मतलब अभी आई नहीं इसकी एप्लीकेशन आई नहीं सिंपल आप भरते जा रहे हो कार्बन हुआ कार्बन के अंदर हो सकती है देखो ये दूसरा वाला जैसे ही आया हो सकता है किसी ने तो ऐसे एक एक भरा और कोई हो सकता है इसको एक में ही डाल दी यानी कि हम कह सकते हैं ये जो रूल हुआ ये सबसे पहले कहाँ लग रहा है कार्बन पे लग रहा है, ठीक है? अभी नाइट्रोजन में भी देखो ये सिंगली ऑक्यूपाइड है तो ये पूरा क्या है हाफ फिल्ड है इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई थोड़ी सी ज़्यादा होगी आगे इम्पोर्टेंट है ये अगले चैप्टर में देखेंगे वहाँ काम आएगा। उसके बाद ऑक्सीजन का ये देख लीजिए पहले तो सिंगली ऑक्यूपाइड है फिर बाद में पेयरिंग स्टार्ट हुई है, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट इसके नोट देखो आप कि सबसे पहले हंस लॉ ऑफ मल्टीप्लिसिटी कार्बन पर लगता है, ठीक है? और कह रहा है हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड की स्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है? अब देखिए अल्फा रूल की एक्सेप्शन देखते हैं, क्या आ गई?
एक्सेप्शन देखो आप इसकी क्या है, मैंने बताया ना यहाँ पे थोड़ी एक्सेप्शन वाला तभी पहले इसमें भर दिया हमने 4s की यहाँ पे पहले 2 करना था, फिर उसके बाद में 4 आता तो इसको अपन क्या किया 3D में शिफ्ट कर दिया क्यों? क्योंकि हाफ फ़ील्ड और फुल्ली फ़ील्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो ये दोनों के आगे इसके एक्सेप्शन ये थोड़ा-सा ध्यान रख लेना। इसका कारण क्या है? क्योंकि इनके ना एनर्जी गैप ना बहुत थोड़ा ही होता है, तो इसलिए क्या है ये इसके अंदर चला जाता है। अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर आप ध्यान रखना, पहले देखो फुल्ली फ़ील्ड होगा, फिर हाफ फ़ील्ड होगा। या देखो फुल्ली फ़ील्ड, फिर हाफ फ़ील्ड, फुल्ली फ़ील्ड, हाफ फ़ील्ड और इससे कम वाला कौन-सा होता है? इसमें 3 वाला होता है। 3D 5 से कम स्टेबिलिटी होती है 3D 3 की, इसमें 2 वाले की और इसमें जस्ट 1 कम यानी 6 वाले की। ये थोड़ा-सा ध्यान रख लेना। आपसे पूछ रहे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्रोमियम में कितने हैं? तो इसका ये लिखोगे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए आपको पता चल गया। देखो ये तो सारा फुल्ली फ़िल्ड ही है, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो ये तो सारे क्या है पेयर्ड ही है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन तो इसको आप देखेंगे नहीं यहाँ पे अनपेड पेयरिंग यहाँ पे देखेंगे जैसे 4s के अंदर क्या होगा 1 ऑर्बिटल लगा इसमें 5 तो इसमें कितने हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन ये इसका मतलब ऐसे होता है इसका मतलब क्या है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और खाली अगर मान लो ऐसे ही दे रखा है इसका मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो ये देखो यहाँ पे कितने हो गए 5 ये हो गए, 1 ये हो गए यानी टोटल आ गए 6 यानी और वैसे कॉपर में कितने आ जाएँगे 1 आएँगे क्योंकि ये क्या है फुल्ली फ़िल्ड ही है और यहाँ पे 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो गया 1 इसका यूज़ देखते हैं कैसे आएगा। जैसे ये देखिए मैग्नेटिक मोमेंट का फ़ॉर्मूला क्या होता है म्यू इज़ इक्वल टू अंडर रूट n इंटू n प्लस का 2 और इसका यूनिट क्या है बोहर मैग्नेटोना, ठीक है? और यहाँ पे n का मतलब क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर है। अब जैसे क्रोमियम के लिए आपको दे देगा मैग्नेटिक मोमेंट निकालो क्रोमियम के लिए, कॉपर के लिए, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपने अभी भी देखिए क्रोमियम में कितने होते हैं 6 कॉपर में कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे अपना कितना आ गया 6.9 बोर मैग्नेटॉन इसके लिए आ गया 1.7 इसका ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता है क्रोमियम में कितने हैं मतलब 6 हैं, तो इसका आंसर होगा ये सारा कैलकुलेट मत करना आप आपको सीधा बताता हूँ मैं, आपको लिखना है जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि 6 है, तो आंसर क्या आएगा 6 पॉइंट मतलब मान लो आप 9 ही आएगा कुछ या फिर 9 या 8 मान लो आप। ठीक है, ऐसे ही आएगा मतलब 7 के बहुत नज़दीक आएगा लेकिन आंसर क्या आएगा 6.89 ऐसे ही कुछ आंसर यहाँ पे आ गया, 6.9 आ गया। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 ही था, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन तो आंसर क्या आया 1.7 यानी कि 1.8 के करीब ही आ गया। तो ऐसे आप देख सकते हो। अब आयरन का ये दे दिया, ये क्या है कि इसने क्या है 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रखे हैं लूज़ कर रखे हैं और आपको कह रहा है इसके लिए क्या है मैग्नेटिक मोमेंट निकालो। पहले आप सिंपल वाले की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, कहते हैं 2 लूज़ करे हैं, तो 2 जहाँ पे भी लूज़ करना होगा ना इलेक्ट्रॉन या डोनेट करेगा, तो सबसे बाहर वाली शेल से करेगा। बाहर वाली कौन-सी है? 4s वाली है, तो इससे 2 लूज़ करेगा तो 2 चले गए, इसमें 0 रह गए, इसमें कितने हैं 6, तो 6 के लिए पहले तो 5 लिखेंगे। पहले 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे 6 अनपेड कितने हैं? ये 4 अनपेड हो गए। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने आ गए? 4 आ गए। 4 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे आंसर क्या है 4.9 बोर मैग्नेटॉन मैंने बताया। अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको पता है तो मैग्नेटिक मोमेंट कितनी आएगी? जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है 0.9 या 8 बोहर मैग्नेटॉन। ये आप ऐसे ही याद रख सकते हो। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, ये क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ आप जा रहे हैं। ये देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या कहती है, ये किसने दी आपसे पूछ रहे हैं मैक्सवेल ने दी। ये क्या कहता है जैसे एनर्जी होती है कोई भी सोर्स हो गया, ठीक है पूरा मतलब ये आप इसको क्लासिकल थ्योरी भी बोल सकते हो। इसमें क्या बताया गया कि किसी भी सोर्स से एनर्जी निकले वो कंटिन्यूअसली निकलेगी यानी कि वो निकलती जाएगी ऐसे कंटिन्यूअस रूप में निकलती है। और उसको जो रेडिएशन जो निकलती है ना वो किस रूप में निकलेगी एनर्जी रेडिएशन के रूप में और उसे क्या बोला जाता है रेडिएंट एनर्जी बोला जाता है। यहाँ पे कंटिन्यूअसली वर्ड आपको ध्यान रखना है। और दूसरा ये क्या बोलते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है ना, जो बाहर निकलते कोई भी सोर्स है वो कंटिन्यूअसली निकालता है ये कहती है थ्योरी, जबकि ये पॉइंट गलत है आगे देखेंगे हम। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है ना उसके अंदर ये कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और मैग्नेटिक फील्ड होती है। दोनों कहते हैं आपस में भी परपेंडिकुलर होती है और जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है उसके भी परपेंडिकुलर होती है। ये वाला पॉइंट सही है, ये आगे बहुत काम आएगा, ये ध्यान रखना। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है ना, वो किस स्पीड से मूव करते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट से कि कोई भी वेव हो, चाहे वो एक्स रे हो, गामा रे हो, कोई भी रे हो, यूवी हो, विजिबल हो, सभी की स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड से ही वो ट्रैवल करेगी। वो कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड और वैसे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 299 798 792 458 ठीक है, मीटर पर सेकंड होती है इसकी वो आगे मैंने लिखी हुई है, आप देख लेना।
अब ये कहता है कि जो फिनोमेना लाइक जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है, ये वेव नेचर को दिखाते हैं। आपको बता दिया जाए लाइट के कौन से नेचर को ये रिप्रेज़ेंट करते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, अब बताओगे वेव नेचर। ये सारे पॉइंट कौन बताता है? हमारी ये थ्योरी बताती है जो कौन सी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जिसको किससे दिया मैक्सवेल ने दिया। लेकिन ये थ्योरी आगे कई सारे फिनोमेना होती है जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो उसके बाद में क्या है ये जो प्लैंक नाम के वैज्ञानिक होते हैं ये अपनी नई थ्योरी देते हैं क्वांटम थ्योरियाँ। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये क्या कहती है एनर्जी फ्रॉम एनी सोर्स इज नॉट रिलीज्ड या फिर मतलब कैसे एमिटेड कंटिन्यूअसली नहीं होती वो कहते हैं डिसकंटिन्यूअसली होती है। वो कैसे होती है एक पैकेट के रूप में होती है एनर्जी जिसे क्या बोला जाता है क्वांटम। अगर लाइट होगी तो वो पैकेट को क्या नाम दे देंगे फोटोन। यानी कि एनर्जी ऐसे नहीं कि लगातार निकलती जाएगी जैसे एक निकली फिर 1.000 ऐसे मतलब पॉइंटों पे ऐसे लगातार नहीं निकलती। या तो एक पैकेट नहीं मिलेगा आपको या 2 मिलेगा पैकेट, हाँ, ऐसे मिलेगा। जैसे मान लो आप कोई सीढ़ी है, इसको क्वांटम को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे मान लो ये कोई सीढ़ी है एक, ठीक है? आप इस पे चढ़ रहे हो, या तो आप यहाँ पे खड़े हो गए या आप यहाँ पे खड़े हो गए यानी पहले स्टेज पे हो गए या दूसरे पे हो गए या तीसरे पे जब सीढ़ी चढ़ोगे आप। ऐसे नहीं हो सकता आप बोल दो मैं तो 1.5वें स्टेप पे हूँ, 1.5 का क्या मतलब हुआ? ऐसे कुछ नहीं है यहाँ पे या तो आप यहाँ पे हो या यहाँ पे, बीच में यहाँ कोई जगह नहीं है। वैसे ही कहता है एनर्जी भी निकलती है ना वो तो या तो आपको 1 पैकेट मिलेगा या 2 मिलेंगे, ऐसे नहीं है खुला कुछ मिलेगा। ठीक है? ऐसे समझ सकते हो आप। ये कहता है कि ये प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या बोलती है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये कहती है जो एनर्जी रिलीज है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है उसकी फ्रीक्वेंसी की जो एनर्जी की रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी की यानी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे यहाँ पे क्या आएगा एच। एच क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.626 होती है इंटू 10 रेज टू पावर माइनस का 34 यूनिट ध्यान रखना जूल सेकंड होता है। और ये देखिए जो ये होता है ना, ये आप ध्यान रखना, C जो होता है वो होता है न्यू लैम्ब्डा के बराबर तो यहाँ पे अपन अगर इस न्यू की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा? C बाय लैम्ब्डा आ गया। इसको यहाँ पुट करेंगे तो ये भी आ सकता है, ठीक है? ये दोनों एक्सप्रेशन इसी की है। अब एनर्जी ऑफ एक फोटोन की होगी तो वो क्या होगी? h न्यू। n फोटोन की है तो क्या NH न्यू आ जाएगी, ठीक है? अब एक क्वेश्चन देख लो जैसे पेपर में क्वेश्चन आ गया कि अगर लैम्ब्डा 1000 एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम का मैंने आपको मतलब बताया 10 की पावर माइनस का 10 मीटर है, तो एनर्जी कितनी होगी? आप पेपर में हमेशा ध्यान रखना जो भी आप वैल्यू पुट करोगे ना, वहाँ पे आप यूनिट का ध्यान रखना क्योंकि रेलवे के बहुत सारे पेपर होते हैं, उनमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जिसमें वो आपको आंसर निकाल के ही देगा। जैसे अगर आपको पेपर में ये आ रहा है ना, ये आपको मतलब पूरा कैलकुलेट करके अगर आपका ये आंसर आ रहा है, तो पेपर में आपको ऑप्शन में ऐसे ही देगा 1.986 इंटू 10 की पावर माइनस का 18 दे दिया, दूसरा दे दिया 19.86 दे दिया इंटू 10 की पावर मान लो 20 दे दिया। ऐसे करके वो सेम से ऑप्शन बनाएगा, इसलिए आपको कैलकुलेट नहीं करना, बस आपको ये यूनिट होगा ना भई कितनी आएगी 10 की पावर, ये चीज़ ध्यान रखना है, या पॉइंटों में खेलता है वो। तो आप ये थोड़ा-सा ध्यान रखोगे ना कि भई आपको कोई भी चीज़ पुट करनी है, वो ऐसा यूनिट में करनी है, तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो अगर आपको दे दिया कि लैम्ब्डा कितना है 1000 एंगस्ट्रॉम तो इसकी एनर्जी बताओ ये जो रेडिएशन है इसकी एनर्जी का फॉर्मूला मैंने बताया E इक्वल टू एच न्यू होता है एन एच न्यू मान लो यहाँ पे एक ही फोटोन है तो यहाँ पे एन की जगह एक आ जाएगा एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस का 34 है। न्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे मैंने बताया सी इज इक्वल टू क्या होता है न्यू लैम्ब्डा। तो न्यू की वैल्यू कहाँ से आएगी सी बाई लैम्ब्डा की। सी की वैल्यू मैंने आपको बताई रखी है 3 इंटू 10 की पावर 8 और लैम्ब्डा की वैल्यू कितनी है 1000 एंगस्ट्रॉम में पुट करोगे 10 की पावर माइनस का 10 ये आप ये ऐसे यूनिट में ही रखना। ये सारी वैल्यू पुट करिए अपना आंसर आ गया ये। तो एसआई यूनिट में ही आंसर आएगा, एसआई यूनिट की एनर्जी का जूल। तो ये आपका हो गया। आपको सीबीटी 2 के अंदर कैलकुलेटर मिलेगा तो आप आराम से कैलकुलेशन कर लोगे यहाँ। अगला टॉपिक है हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये क्या है? ये दिया किसने? हेज़नबर्ग ने दिया जो कि क्या था? एक जर्मनी का वैज्ञानिक था। कब दिया? 1927। जिनके भी मैं सन बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखना। कब दिया? 1927 के अंदर दिया। हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जर्मन वैज्ञानिक था हेज़नबर्ग ने दिया। ये क्या कहता है कि अगर आप एक साथ में साइमल्टेनियसली अगर आप कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, अगर आप इसकी मोमेंटम यानी पोज़ीशन और साथ में मोमेंटम निकालना चाहोगे एक साथ में, तो वो इम्पॉसिबल है कि आप एक्यूरेसी के साथ में दोनों निकाल लो। मतलब एक को अगर आपने पूरा एक्यूरेटली निकाल लिया, तो दूसरे के अंदर मतलब इनएक्यूरेसी आएगी या वो भी बहुत ज़्यादा आएगी। जैसे मान लो इसका मतलब मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, अगर मान लो एक्स दिखा रहा है कि पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी कितनी है,
और पी का मतलब है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ना वो h/4π से हमेशा ज़्यादा होगा या उसके ज़्यादा से ज़्यादा आप सोचें भई दोनों निकालें यहाँ, दोनों एक्यूरेटली निकालें तो कहता है कि कम से कम इन दोनों का प्रोडक्ट होगा ना अनसर्टेनिटी का, वो कम से कम h/4π के बराबर तो आना ही आना है, इससे कम नहीं निकाल सकते आप। हम देखिए मोमेंटम का मतलब क्या है, P इज़ इक्वल टू क्या होता है, mv होता है, मास क्या है कांस्टेंट तो ये मास बाहर आ गया, ये आ गया। इसकी एक्सप्रेशन एक ये भी होगी, ये भी आप ध्यान रखना। वैसे ये क्या है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस या डी ब्रोय हाइपोथेसिस बोलते हैं इसको। ये कहता है कि जैसे लाइट के ड्यूअल नेचर होते हैं, एक आपने पढ़ा होगा पार्टिकल नेचर होता है और दूसरा क्या होता है वेव नेचर। वैसे कहता है जो मटेरियल पार्टिकल होते हैं उनके भी क्या है 2 नेचर होती हैं। जैसे उनके पास मटेरियल है तो वो पार्टिकल नेचर तो उसका होती है, साथ में कहता है वेव नेचर भी होगा उनके पास में। वो कहते हैं उसकी वेव देखिए जो मोमेंटम होता है ना, ये हमारा मोमेंटम है ना, मोमेंटम किसका होता है? पार्टिकल नेचर को दर्शाता है और जो वेव होती है, वेव का नेचर कैसे दर्शाया जाएगा? लैम्ब्डा से। तो ये कहते हैं ये दोनों आपस में कैसे रिलेट होंगे? ये कहता है लैम्ब्डा होगा वो h/p होगा या फिर h/mv होगा। ये इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, वो आप ध्यान रखना। हम देखते हैं इंपॉर्टेंट छोटे-छोटे पॉइंट देखते हुए चलते हैं। ऑर्बिटल क्या होता है? ये कहता है स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज़ मैक्सिमम। ये देखो जो रदरफोर्ड था उसने बताया कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के पास में क्या होता है, चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है और उसने क्या कर दिया इसको डेफिनिट पाथ बता दिया भई ऐसे ही चक्कर काटता है। वैसे बोहर का मॉडल था उसने भी बता दिया कि जो इसके आस-पास का जो जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है ना, जिस मतलब शेल के अंदर या फिर एनर्जी लेवल के अंदर, उसकी एनर्जी फिक्स होती है। और उसने क्या किया एनर्जी लेवल को भी फिक्स कर दिया जबकि क्या है कि क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि आप फिक्स पाथ बता ही नहीं सकते। अभी भी हेज़नबर्ग का अपन देखा प्रिंसिपल वो कहता कि आपकी पोजीशन भी नहीं बता सकते, साथ में ना उसकी वो क्या नाम है मोमेंटम बता सकते। अगर आपको कोई भी पार्टिकल को स्पेसिफाई करना है, उसकी ट्राजेक्टरी स्पेसिफाई करनी है, तो आपको कम से कम 2 चीज़ें तो उसकी बतानी पड़ेगी या कि उसकी पोजीशन फिलहाल क्या है और इसकी वेलोसिटी क्या है, ताकि आप आगे बता सको कि ये थोड़े टाइम बाद में जाके ये कहाँ पे हो गई, यानी कि आप उसकी ट्राजेक्टरी डिफाइन कर पाओ। देखिए हेज़नबर्ग कहता है कि जो माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल है, आप उन दोनों की एक्यूरेटली बता ही नहीं सकते या नहीं बता सकते तो यानी कि बोहर का जो ये पॉइंट है कि ये एनर्जी मतलब ऑर्बिट वाला या फिर एनर्जी लेवल बता दो आप ये फिक्स होते हैं, ये सर्कुलर पाथ ऐसा यानी कि वो चीज़ उसकी गलत होगी या ये बोहर थ्योरी की मतलब ड्रॉबैक भी है उसके पोस्टुलेट की। तो आप ये ध्यान रखना ऑर्बिटल क्या है ये 3D स्पेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाई जाने की ना मैक्सिमम है। ऑर्बिटल जो है, ये क्या है एक 3D स्पेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या है मैक्सिमम है, ठीक है? और यानी ऑर्बिटल क्या है बस यहाँ पे हो सकते हैं इसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, पक्का यहाँ पे भी हम नहीं कह रहे हैं, ठीक है? वैसे ये क्या है नोड क्या होते हैं? नोड वो स्पेस होती है न्यूक्लियस के अराउंड जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज़ 0 जहाँ पर मैक्सिमम होगी वो तो उसको ऑर्बिटल ही हो गया उसका, डिफाइन कर देगा। तो जहाँ पे 0 होगी उसको क्या बोला जाता है नोड बोला जाता है। नोड की बोल दो या फिर नोडल सरफेस भी बोल दो वहाँ पे क्या हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज़ 0। आपको फ़ॉर्मूले ध्यान रखने हैं कि अगर रेडियल नोड पूछ ले कोई भी ऑर्बिटल में, तो उसका फ़ॉर्मूला होता है n माइनस का l माइनस का 1 और एंगुलर नोड का फ़ॉर्मूला होता है l। जैसे मान लो आपसे पूछ लिया s के अंदर एंगुलर नोड कितनी होगी, तो s के लिए l की वैल्यू कितनी है 0 यानी कि 0 होगी इसमें एंगुलर नोड। p के अंदर कितनी होगी एंगुलर नोड, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, तो p के अंदर एंगुलर नोड कितनी होगी 1 डी के अंदर कितनी होगी 2 की ऐसे ध्यान रख सकते हो। और टोटल नोड का फ़ॉर्मूला होता है n माइनस का 1 यानी कि इन दोनों को ऐड करोगे तो l माइनस l कट जाएगा तो n माइनस का 1। तो आपको ये ध्यान रखना है रेडियल नोड का फ़ॉर्मूला क्या है? रेडियल नोड का फ़ॉर्मूला है n माइनस का l माइनस का 1 और एंगुलर नोड का l है और टोटल नोड का n माइनस का 1 ये इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना। जैसे आपको ये देखो नीचे दे दिया कि 3p के अंदर बताओ रेडियल नोड कितनी है, एंगुलर नोड कितनी है और टोटल नोड कितनी है। देखो यहाँ पे p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? L की वैल्यू फॉर P वो कितनी होती है 1 तो यहाँ पे एंगुलर नोड कितनी आ गई 1 और N की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3 तो रेडियल नोड का फ़ॉर्मूला होता है N माइनस का L माइनस का 1 N की जगह यहाँ पे कितना है 3 रखा। P के लिए L की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस का 1 3 में से 1 गया 2 2 में से 1 गया 1 तो 1 आंसर आ गया। और टोटल नोड का फ़ॉर्मूला अगर आप सीधा निकालना चाहो N माइनस का 1 यानी कि 3 माइनस का 1 तो 2 आपका वैसे भी आ गया या फिर इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये कितना आ गया 1 + 1 2 आ गया, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट नोट है
स्क्रोडिंगर एक वेव इक्वेशन होती है जिसको मैंने बताया जहाँ से अपने को क्या है 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू निकलती है। कहते हैं यहाँ से 3 क्वांटम नंबर एन, एल और एम अपने को मिलते हैं। स्क्रोडिंगर वेव क्या होती है उसके पहले आप ये देखते हो उसके अंदर कई सिंबल होते हैं उसका मतलब क्या है? पहले वेव इक्वेशन ही देख लेते हैं। ये देखो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है? ये होती है कर्ली स्क्वेयर शाई बाय कर्ली एक्स स्क्वेयर आ गया, वैसे होता है ये एक्स में आ गई, वाई में आ गई, ये जेड में आ गया और ये गया 8 पाई स्क्वेयर एम बाय एच का स्क्वेयर इंटू ई माइनस का वी साई इज इक्वल टू 0। ये ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको देखो कोई वेव इक्वेशन आपसे लिखवा के नहीं देखने वाला, बस आपको पता होना चाहिए यहाँ पे सिंबल का क्या मतलब है वो आप देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे जो एक्स वाई जेड है ना ये देखो जो एक्स वाई जेड ये क्या है स्पेस कोऑर्डिनेट है और ये देखो यहाँ पे जो ई है ई है एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी है और यहाँ पे जो साई है ये इसको बोला जाता है वेव फंक्शन ठीक है। अब ये देखो जैसे वेव फंक्शन ये है क्या जब ये पूरी इक्वेशन होती है आपने अगर मैथ में पढ़ा होगा बीएससी में तो जो भी ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन इस प्रकार के होते हैं तो इसके सॉल्यूशन होते हैं। इसका जो सॉल्यूशन होगा ना उसके कोरस्पॉन्डिंग हम एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे। जो एनर्जी की वैल्यू आएगी उसे बोला जाता है आइगन वैल्यू। आप ध्यान रखना। और यहाँ पे अगर आप साई स्क्वायर की वैल्यू अगर मेरे से पूछोगे कि यहाँ पे ये साई स्क्वायर हमें क्या देता है? देखो जो साई होता है ना, जिसको वेव फंक्शन बोला जाता है यानी इस वाली इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है, उसका कोई फिज़िकल सिग्निफिकेंस नहीं है कि भई आपको कुछ बता देगा, नहीं होता। बस ये खाली आपको क्या है डायरेक्शन बताएगा भई कौन-सी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन प्रेज़ेंट है। और इसका कोई यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए साई का कोई फिज़िकल सिग्निफिकेंस है, आप बोलोगे नहीं है कोई वो साई स्क्वायर लेकिन हमें बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बताते हैं यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन यानी कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यानी कि वो अपने को ऑर्बिटल ही बता देगा। यानी कि साई स्क्वायर हमें ऑर्बिटल के बारे में बताती है फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बताता है। उसके अलावा इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं पूरे चैप्टर में से बाकी आपका है ना अगले लेक्चर में इसकी समरी भी देखेंगे, जिसके अंदर क्या होगा कि आपको सारा जो भी 1-2 मतलब इम्पोर्टेंट जैसे काफ़ी सारी बातें होती हैं, वो अगर कोई छूट गई होगी तो वो वहाँ पे कवर हो जाएगी। इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे भी थोड़ी बहुत देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज के बारे में किसने बताया? मिलिकन ने बताया। कौन से एक्सपेरिमेंट से? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताया था। ठीक है? ये ध्यान रखना। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप ईएसयू के अंदर पूछोगे यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के अंदर, वो कितना है 4.8 माइनस का 4.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस का 10 ईएसयू यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कूलाम्ब में कितना है? माइनस का 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस का 19 कूलाम्ब। उसके अलावा ई बाई एम की वैल्यू अपन देखी, ऑर्डर इसका क्या होता है वो भी देख लेते हैं चार्ज बाई मास का। तो देखो ये न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। देखो न्यूट्रॉन के लिए तो देखो चार्ज कितना होता है 0 इसके लिए देखो यहाँ पे हम साइन की बात नहीं कर रहे हैं, चार्ज की सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? बहुत कम, तो ये फिर 1 डिवाइड में बहुत कम वैल्यू होती है, क्या होगी ओवरऑल बड़ी वैल्यू आ जाएगी ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है ऐसे इसका ऑर्डर आपको ध्यान रखना है क्या होगा? पहले न्यूट्रॉन, देन प्रोटॉन, देन इलेक्ट्रॉन। ये किसका ऑर्डर है? ई बाई एम या फिर चार्ज बाई मास का ऑर्डर है। ये देखो जो प्रोटॉन का मास होता है ना, वो कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के मास का कितना गुना होता है? 1837 गुना होता है। या आप लगभग मान के चलो 1840 गुना होता है इसका मास जो पॉज़िट्रॉन होता है ये भी एक मतलब इलेक्ट्रॉन का भाई ही होता है। जैसे मान लो आप ये पॉज़िटिव होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? नेगेटिव ये सेम इलेक्ट्रॉन की तरह है, बस इस पे चार्ज कितना होता है? पॉज़िटिव होता है। बाकी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम होता है। तो इसकी डिस्कवरी किसने करी? सीडी एंडरसन ने करी इस पे चार्ज कितना होता है? बस सेम इलेक्ट्रॉन के जितना ही होता है लेकिन क्या होता है? पॉज़िटिव चार्ज होता है, ठीक है? ये ध्यान रखना। यानी कि पॉज़िटिव का 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस का 19 कूलम्ब। मास इलेक्ट्रॉन की तरह के वो इलेक्ट्रॉन का भाई है। 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस का 31 किलोग्राम। एक और पार्टिकल होता है, काफ़ी सारे ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल है, वैसा ही ये मेसोना। इसकी खोज किसने करी? युकावा ने करी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपका। ठीक है, तो वीडियो को एंड करते हैं। एंड तक लेक्चर देखने के लिए थैंक यू। आपको लेक्चर कैसा लगा आप इसके बारे में बताइए। और भी इसके मतलब एक अगला लेक्चर आएगा जिसके अंदर हम क्या देखें पूरे चैप्टर की समरी देखेंगे और कई सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो रह गए हैं वो भी हम उसके अंदर कवर करेंगे। तो आप प्यारा-सा कमेंट ज़रूर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच।